क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बढ़ता है घटता है और यहाँ भी घटता है। तो इसी क्रम में जो ऑप्शन है इनको हमें देख के बताना है क्या ऑप्शन सही है। तो पहला है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। बी आपका बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। सी आपका है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। डी आपका है घटता है और वायु की बहने की चाल अधिक होती है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन है ध्यान समझिएगा कि होता क्या है कि वाष्पन के कारण शीतलन जो प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आने वाले जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो घटता है और वायु की बहने की चाल कम होती है। तो इस प्रकार जो हमारा सी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और ध्यान से इस सारे क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है एक लेवल के आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये ईवीएस के क्वेश्चन है। हम सीटेट 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे कि 23 जनवरी 2023 को हम उनको कवर कर रहे हैं ईवीएस के पोर्शन को, और उसमें जो 10 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ देख रहे हैं, बाकी 20 क्वेश्चन दूसरे 2 सीरीज में उसको समाहित करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए आए हों, वो पहली बार आए हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और क्लास के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आपके सीटेट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है चौक पूर्णा, बी दिया आपका नाग गुफन, सी आपका दिया है मंदाना और डी आपका दिया है अरिपन। तो क्या सही हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? नाग गुफन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाग गुफन। तो एकदम इसको आप अगर रट्टा मारना चाहें तो रट्टा मार लीजिएगा, जो बी वाला ऑप्शन नाग गुफन ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, दिया है कि खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ए ऑप्शन दिया है यह मृदा की जल धारणा क्षमता में वृद्धि करता है। बी आपका दिया है यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंध्री बनाता है। सी आपका दिया है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। डी आपका दिया है यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से ध्यान दीजिएगा। जो सी वाला ऑप्शन है कि ए, सी और डी। अगर हम बात करें बी की तो केवल और केवल बी इसमें आपका जो रॉन्ग है, बाकी जो है तीनों ऑप्शन सत्य हैं। तो इसलिए जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, चौथे नंबर की, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। यानी कि आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको चुनना है। ए ऑप्शन आपका है जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ स्लैश हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बी आपका है नागालैंड और लक्षद्वीप। सी आपका है दिल्ली और मिजोरम और डी आपका है चंडीगढ़ और झारखंड। तो जो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, आप भी हर हाल में इसको कर ले जाएंगे क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकदम यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो इसको हम यहाँ पे ए वाले ऑप्शन को राइट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ए वाला ऑप्शन को, यही आपका सही आंसर है। बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, दिया है कि कक्षा 5, क्या दिया है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक पर गोलकोंडा किले का एक मानचित्र छपा है। अभी तक जितने भी हम प्रश्न किए हैं वो गोलकोंडा के किले का ही चित्रण पे था। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा भिन्नता आपको नहीं मिलेगी, सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो दिया है कि इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया हुआ है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी 12.9 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए फिर से आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें अपने दिमाग को खोल के काम करिए क्योंकि ये कैलकुलेशन काम है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर या उसी तरह 1209 में आप इसको 110 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 1419 मीटर। कितना आएगा? 1419 मीटर। अब इसको क्या है कि हमें किलोमीटर बदलना है, तो इसको क्या करेंगे हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, और 1000 से भाग देंगे तो ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1.419 किलोमीटर। 1.419 किलोमीटर कहाँ दिया है? तो ध्यान से देखिए बी वाले ऑप्शन को, इसमें दिया है आपका 1.419 किलोमीटर। बात करेंगे 6वें क्वेश्चन की। 6वां क्वेश्चन दिया है कि
माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी का समुद्र तल से ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट का पर्वत चोटी से समुद्र, जो माउंट एवरेस्ट का पीक पॉइंट है, उसके समुद्र तल से ऊंचाई बताना है। तो कितना है ये मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। 4848। कितना? 4848। लेकिन 2020 में जो है इसकी ऊंचाई जो है 8848 मापी गई थी और 2020 में जो है 8848.86। कितना? ध्यान से देखिए 86। कितना? 86। ये मापी गई थी कब? 2020 में। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या सही करेंगे? 8848। यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ये देखिए, इसके इर्द गिर्द कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें इसी को सही करना पड़ेगा। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। ये दिया है कि धूम्र कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए आपका दिया है कि प्रायः सर्दियों में बनता है। बी आपका दिया है धुएं और कोहरे से बनता है। सी आपका दिया है ओजोन का अपक्षय करता है। डी आपका दिया है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। अब ए वाला ऑप्शन है ए सी डी, बी आपका ऑप्शन है ए बी सी, सी आपका ऑप्शन है ए बी डी और डी आपका बी सी डी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कि ए बी डी, यानी कि सी वाले को अगर हम क्रॉस कर दें, यानी काट दें, यानी कि ओजोन का अपक्षय करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और प्रायः सर्दियों में बनता है, इसी हो जाएगा। धुएं और कोहरे से बनता है और दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है, तो ये बिल्कुल और सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। अगर भारत की राजधानी दिल्ली है कि सापेक्ष जयपुर, यानी जो राजस्थान की राजधानी है, और देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं, तो अगर हम इसको एक बार डायग्राम तैयार करें तो समझिएगा। जैसे अगर आपका एक मैप अगर मैं इसके ऊपर बना दूं, तो ये जो है आपका ये कुछ ये जो ऐसे जो है, फिर आपका ऐसे होते होते ये मैप आपका आ जाएगा, ठीक है। और समझिएगा कि यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका देहरादून, यानी कोने पे यहाँ पे आपको देहरादून पड़ेगा। देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका देहरादून पड़ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ ऊपर। और थोड़ा सा अगर उससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे न्यू दिल्ली पड़ेगा, ठीक है। न्यू दिल्ली यहाँ बीच में नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा जगह है नहीं इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ इसको अच्छे से। यहाँ पे आपका न्यू दिल्ली पड़ेगा। चलिए इसको मैं बताता हूँ, फिर से देखिएगा। अगर हम इस कोने की बात करें तो यहाँ पे हमारा दिल्ली पड़ गया। क्या पड़ गया? दिल्ली, सॉरी देहरादून क्या पड़ गया? देहरादून। और अगर इससे थोड़ा सा नीचे बात करें, यानी कि यहाँ बात करें, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? न्यू दिल्ली। और इसी के नीचे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ आपका जयपुर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जयपुर। तो ध्यान से देखिए, इन तीनों पॉइंट को मिलाइए, इसको और इसको और इसको। अगर आप ऐसे तीनों पॉइंट मिलाएंगे तो ये दिशा आपकी मिल रही है। क्या मिल रही है? ये आपकी दिशा मिल रही है। तो इस दिशा को ध्यान से देखिए। अगर इस दिशा को आप देखेंगे, तो ये दिशा किसकी तरफ इंगित कर रही है? ये दिशा कर रही है कि दिल्ली के सापेक्ष जयपुर और देहरादून की दिशाएं क्रमशः दक्षिण और पश्चिम। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये जो एरिया है ये दक्षिण पश्चिम है, यानी कि दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम हो गया और उत्तर पूर्व हो गया। कौन हो गया? ये वाला हिस्सा जो है ये उत्तर पूर्व हो गया। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह है नहीं और ना संसाधन है, तो इसी तरह प्रयास किया समझाने का। तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, तो कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व? इसको मैं कट कर रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व आपको सी वाला ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो जो सी वाला ऑप्शन है आपको इसको बॉक्स बना लीजिए। तो इस तरह जो आपका है ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे हम 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे? ए आपका है वाष्पीकरण, बी आपका है फटकना, सी आपका दिया है चुंबकीय पृथक्करण, डी आपका है प्रभाजी आसवन। ए और डी पहला ऑप्शन, दूसरा है बी और डी, तीसरा है बी सी डी और चौथा है ए बी सी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा
डी, यानी कौन सा डी, यानी कि ए बी सी। तो डी वाला ऑप्शन काट दीजिए। बाकी आपके जो ऑप्शन है ए बी सी यानी वाष्पीकरण, फटकना और चुंबकीय पृथक्करण, ये आपका सही हो जाएगा। डी जो है ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और 10वें क्वेश्चन की। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। ऑप्शन ए दिया है बीन, मुरली, सारंगी तथा ढोल। बी दिया है मुरली, तुम्बा, बीन तथा खंजरी। डी आपका दिया है तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। और डी दिया है आपका बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। तो इसका जो सही है वो बता दो। देखिए तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। किस में होता है? बीन मंडली में। किसका? तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। तो ये कहाँ है, किस में है? सी वाला ऑप्शन को देखिए, तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल, ये किस में होता है? बीन मंडली में होता है। बीन मंडली में वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कहलाती है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन है आज समाप्त होता है। ये क्लास जो है समाप्त होता है। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, 2 महीने करीब में बचा है, 55-54 दिन। तो इसको थोड़ा प्रयास करिएगा कि इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि बार बार सीटें देने का मज़ा नहीं है। एक बार दीजिए, पूरे मन से दीजिए और हमारे साथ बन रहिए हमारे चैनल पे। आपका हर हाल में हम सीटें यहाँ से क्वालिफाई कराएंगे अपने क्लासेस के माध्यम से तैयारी करा के। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।